Market Mantra, Market Mantra, Market Mantra, Market Mantra, Market Mantra, Market Mantra. Namaskar and welcome to this Thursday edition of Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic, business and stock market news of the day. Well, I am Lalema Aneja Dang and with me is my co-anchor in Hindi, Manoj Pathak. नमस्कार। मार्केट मंत्र के ताजा अंक में आपका स्वागत है। आधे घंटे के इस कार्यक्रम में हमेशा की तरह हम देश और दुनिया की चुनी हुई कारोबारी, आर्थिक और शेयर बाजार से जुड़ी हुई ताजा खबरों को लेकर हाजिर हैं। हमारे साथ खबरों पर ऑनलाइन चर्चा के लिए आमंत्रित हैं शेयर बाजार के जाने माने विशेषज्ञ राजीव नागपाल। राजीव, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं अंग्रेजी में हेडलाइन से, जिसे लेकर मौजूद हैं लालिमा अनेजा डैंग। Thank you, Manoj. Yes, we begin with the headlines. Well, Prime Minister Narendra Modi says Indian economy is getting back on track faster than expected. Says recent reforms are signal to the world that New India believes in markets and market forces. Equity benchmarks drop around 0.5% amid negative global cues. Rupee depreciates 23 paise to settle beyond 74 rupees against the American currency. And Brent crude prices plunge below $38 per barrel. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, उम्मीद से अधिक तेजी से पटरी पर लौट रही है भारत की अर्थव्यवस्था। साथ ही यह भी कहा कि हाल में किए गए सुधार विश्व के लिए संकेत हैं कि नया भारत बाजार और बाजार की ताकत पर भरोसा रखता है। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में कमजोरी के रुख के बीच घरेलू शेयर बाजार में बिकवाली तेज, लगभग 0.5% गिरावट के साथ बंद हुए प्रमुख सूचकांक। $1 की तुलना में अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में ₹23 कमजोर हुआ, 74 रुपए के स्तर को पार कर गया और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में ब्रेंट कच्चे तेल की कीमत $38 प्रति बैरल से नीचे आई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत की अर्थव्यवस्था उम्मीद से कहीं अधिक तेजी से पटरी पर लौट रही है और हाल ही में किए गए सुधार विश्व के लिए संकेत हैं कि नया भारत बाजार और बाजार की ताकत पर भरोसा रखता है। श्री मोदी ने विश्वास व्यक्त किया कि सरकार की ओर से हाल ही में किए गए श्रम सुधारों से विनिर्माण और कृषि क्षेत्रों में वृद्धि दर बढ़ाने और सार्थक परिणाम हासिल करने में मदद मिलेगी। एक अंग्रेजी दैनिक को दिए साक्षात्कार में श्री मोदी ने कहा कि सरकार ने विनिर्माण क्षेत्र में भारत को सबसे बड़ा बाजार बनाने के लिए ठोस बुनियाद रखी है और सुधारों की प्रक्रिया जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि क्रेडिट रेटिंग एजेंसी से मूडीज के अनुसार 2020 में अमेरिका से 154 नई परियोजनाएं भारत आई हैं, जबकि चीन में 86, वियतनाम में 12 और मलेशिया में 15 परियोजनाएं आई हैं। ये भारत की विकास गाथा में दुनिया के भरोसे का स्पष्ट संकेत हैं। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि कॉरपोरेट कर में कटौती, कोयला क्षेत्र में वाणिज्यिक खनन की शुरुआत, अंतरिक्ष क्षेत्र को निजी निवेश के लिए खोलने और नागरिक उड्डयन इस्तेमाल के लिए हवाई मार्गों पर रक्षा प्रतिबंध हटाने जैसे कुछ कदमों से वृद्धि दर को बढ़ाने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि निवेश और ढांचागत क्षेत्र को मजबूती देने से अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने और वृद्धि दर को बढ़ाने में बल मिलना चाहिए। श्री मोदी ने कहा कि सरकार अर्थव्यवस्था को लगातार गति देने के लिए सभी उपाय करेगी और साथ ही समग्र वृहत आर्थिक स्थिरता पर भी ध्यान दिया जाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्हें आशा है कि कोविड-19 के बावजूद वर्ष 2024 तक देश को $50 खरब वाली अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य हासिल कर लिया जाएगा। इस खबर पर चर्चा के लिए हम ऑनलाइन आमंत्रित कर रहे हैं वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार सुषमा रामचंद्रन को। सुषमा जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। थैंक यू मनोज। सुषमा जी, प्रधानमंत्री ने कहा है कि भारत की अर्थव्यवस्था उम्मीद से कहीं अधिक तेजी से पटरी पर लौट रही है और इसके साफ संकेत दिख रहे हैं। साथ ही
जो मूडीज के अनुसार 2020 में अमेरिका से 154 नई परियोजनाएं भारत आई हैं, जबकि चीन में 86, वियतनाम में 12 और मलेशिया में 15 परियोजनाएं हैं। प्रधानमंत्री ने इनका उल्लेख करते हुए कहा है कि दुनिया भारत में विश्वास करने लगी है और हम 2024 तक जो अपना लक्ष्य है $50 खरब वाली अर्थव्यवस्था बनने का, वह हम प्राप्त कर लेंगे। आपकी प्रतिक्रिया लेना चाहेंगे इस प्रधानमंत्री की टिप्पणी पर, किस प्रकार ये हो सकेगा? आप किन अर्थों में ले रही हैं इसे? देखिए, जो प्रधानमंत्री कह रहे हैं इसका बिल्कुल सही कह रहे हैं। जो आंकड़े इस वक्त आ रहे हैं, डेटा जो आ रही है, वो यही दिखा रहा है कि उम्मीद से ज्यादा ये अर्थव्यवस्था की जो नॉर्मल्सी है वापस आ रही है। डिमांड अगर आप देखें एफएमसीजी प्रोडक्ट्स का या इंडस्ट्रियल गुड्स का, बिजली उत्पादन का, तो रेलवे फ्रेट लोडिंग का, ये सारे जो इंडिकेटर्स होते हैं उसमें यही दिखाया जा रहा है कि मतलब नॉर्मल सी जो जिसको हम कहते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ में, वो वापस आ गई। अब अगर आप जीएसटी कलेक्शंस देखें, वो 90% में आ गई है। तो अब जीएसटी कलेक्शंस में मतलब ये है कि जो लोग सारी जो अर्थव्यवस्था में जो लोग अपना रेवेन्यू देते हैं सरकार को, वो वापस आ गए। तो ये जो सारे आंकड़े हैं यही दिखा रहे हैं कि उम्मीद से ज्यादा, क्योंकि इस वक्त जो फेस्टिवल सीजन आ रहा है मनोज जी, ये इस वक्त हमें ये इतना होप नहीं था कि इतना डिमांड आएगा फेस्टिवल सीजन में। अगर आप ई कॉमर्स की जो सेल्स डिस्काउंट जो चल रही है बड़ी बड़ी, उसमें इतना डिमांड आ रहा है कि अगर आप हमारी फाइनेंशियल पेपर्स में देखें तो हेडलाइंस में ये है कि आउट ऑफ स्टॉक, कि इतना डिमांड आया है रेफ्रिजरेटर्स, एयर कंडीशनर्स, वॉशिंग मशीन वगैरह वगैरह के लिए। तो ये हमारे पास इतना उत्पादन ही नहीं है इन चीजों का। तो ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं प्रधानमंत्री, लेकिन इसमें ये हमें ऑब्वियसली हमें ये आगे के दिनों में देखना है कि ये जो इस वक्त जो पेंट अप डिमांड की जो ऑब्वियसली लहर आ रही है, ये कंटिन्यू करेगी कि नहीं, ये अब अगले महीने तक मेरे ख्याल में कुछ ज्यादा पता चलेगा। Yes, Sushma, in fact, the past few months or few years have been years of reforms, as the Prime Minister said, labor reform, agricultural reform, and we've also seen that corporate tax cut took place. Space sector was open for private investment, and there were reforms in the coal sector. Has all that influenced and strengthened our resolve towards making it a $5 trillion economy? And how do you see this going? Once again, I would ask that how sustainable would this be? Also, we know that the retail is back on track almost, probably better. And we also know that the agriculture sector was largely less affected by the COVID. And of course, the government's other packages like the Garib Kalyan package and free food grain and Shramik special trains, everything has been done to kind of strengthen the economy within or to get it back on track. How do you see that? Well, yes, of course, what you have said is correct, that all the reforms that have taken place in the past have definitely borne fruit now. But of course, the entire process was derailed over the course of the past year. I mean, it goes without saying, because of the pandemic, the lockdown, and then of course even the opening up. We are in fact, so far we are lucky that we are not getting a resurgence of infections. There is apparently appears to be a decline, and the decline seems to be sustained. And why I'm talking about this when you're talking to me about reforms and other issues, because it's so crucially linked just now. Whether it is India, or whether it is the US, or whether it is Europe, our economic growth currently is just now linked to the pandemic. And when you talk about sustainability, yes, this is a major factor. I think when you talk about reforms, agricultural reforms have taken place in a big way this year. And as you pointed out, that agriculture has been doing definitely better, even during the lockdown, even at a time when the entire industrial sector had closed. The agriculture sector had been growing, and you had a huge amount of sales, for instance, of agricultural implements and tractors. So I think that definitely there is a base, but we cannot wish away the fact
that there will be a contraction in the economy this year. There's no doubt about it. The first quarter, April, May, June was 24% contraction. This year there is likely to be a 10% contraction. But definitely what the Prime Minister has said is undoubtedly true, that this is very unexpected. The kind of increase in demand that is coming for goods it was not expected that it will be this high. It was expected that it will be moderated. So it is definitely a glimmer of hope, and we can only hope that it will continue in the months to come. So let's be optimistic. On that optimistic note, thank you, Sushma, for joining us and letting us know about your views on the current economic situation of the country. And friends, let's take a short commercial break. We shall be back soon. Stay tuned. बड़े भैया, इस कहावत को जरा एक्सप्लेन तो करिए कि नाच न जाने आंगन टेढ़ा। सिंपल है छोटे, इन्वेस्टमेंट डांस की तरह है। अगर ध्यान से सोच समझ कर करोगे तो मस्त रहोगे, और अगर लापरवाही की बाजू वाले से भिड़ोगे। ओ, तो ये बात है। हाँ छोटे, इन्वेस्ट करने से पहले पूरी जानकारी जुटाइए और बाजू वाले की नहीं, अपनी अकल लगाइए। बड़े भैया। अरे छोटे, भारत के सबसे बड़े स्टॉक एक्सचेंज NSE द्वारा निवेशकों के हित में जारी। Welcome back, friends. Well, the Cabinet Committee on Economic Affairs, CCEA, today approved mechanism for procurement of ethanol by public sector oil marketing companies under Ethanol Blended Petrol Program. Briefing media in New Delhi, Information and Broadcasting Minister Prakash Javadekar said earlier there used to be one rate for ethanol, but now there will be different prices. He said new price fixed for ethanol produced from sugar will be 62 rupees 65 paise per litre. Ethanol manufactured from B-heavy molasses will be 57 rupees 61 paise per litre, and ethanol manufactured from C-heavy molasses will be 45 rupees 69 paise per litre. Additionally, GST and transportation charges will also be payable. Oil marketing companies have been advised to fix realistic transportation charges so that long-distance transportation of ethanol is not disincentivized. In order to offer fair opportunity to the localized industry within the state and reduce criss-cross movement of ethanol, oil marketing companies shall decide the criteria for priority of ethanol from various sources, taking in account various factors like cost of transportation, availability, etc. Government has been implementing ethanol blended petrol, that is EBP in short, program, wherein OMCs sell petrol blended with ethanol up to 10%. This program has been extended to the whole of India except Union Territories of Andaman and Nicobar and Lakshadweep Islands with effect from the 1st of April 2019. Mr. Javadekar said CCEA also approved extension of norms for mandatory packaging in jute materials. He said 100% of the food grains and 20% of the sugar shall be mandatorily packaged in diversified jute bags. The government has expanded the scope of mandatory packaging norms under the Jute Packaging Material Act 1987. The minister said the decision will benefit farmers and workers located in the eastern and northeastern regions of the country, particularly in West Bengal, Bihar, Odisha, Assam, Andhra Pradesh, Meghalaya and Tripura. Jal Shakti Minister Gajendra Singh Shekhawat said CCEA approved externally aided dam rehabilitation and improvement project DRIP Phase 2 and Phase 3 with the financial assistance of the World Bank and Asian Infrastructure Investment Bank to improve the safety and operational performance of selected dams across the country, along with institutional strengthening with system-wide management approach. हमारे साथ आज श्रोताओं विशेषज्ञ के रूप में है राजीव नागपाल। राजीव, दो बिंदुओं पर हम इस खबर से संबंधित आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहेंगे, जूट इंडस्ट्री को और उसके अलावा जो इथेनॉल उत्पादन से लगी हुई कंपनियां हैं उन पर क्या असर पड़ेगा इस फैसले से, चीनी उद्योग से जुड़ी हुई कंपनियां हैं उन पर क्या असर पड़ेगा इस फैसले का? देखिए, अगर आप शॉर्ट टर्म प्राइस की बात करेंगे तो जो खबर आ जाइए वो बाजार में कुछ दिनों से उसकी एक्सपेक्टेशंस थी कि ऐसा होगा, तो मार्केट में तो शायद ऐसा कुछ नहीं है कि आज खबर आई है तो आज उसका इम्पैक्ट होगा जी। तो कुछ दिनों से या कुछ समय से अगर आप देखेंगे तो शुगर स्टॉक्स हैव बीन परफॉर्मिंग वेल, बट ओवरऑल एज अ पॉलिसी जब ऐसी क्लैरिटी इन पॉलिसी आती है एंड सो जो केपेक्स जो भी कंपनी को करना होता है दैट प्रॉब्ली दे आर एबल टू डू इट इन अ मच बेटर वे।
So in long term, these of course are positive, but in short term, from a short term price perspective, I don't think so कि कुछ immediate impact पड़ेगा इस move का. जी, आइए खबरों को विस्तार देते हैं, चलते हैं शेयर बाजार की ओर। सबसे पहले घरेलू शेयर बाजार। घरेलू शेयर बाजार में आज बिकवाली तेज रही है और प्रमुख सूचकांक लगभग 0.5% घाटे के साथ बंद हुए। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स कारोबार के अंत में 173 अंक यानी 0.43% घटकर 39,750 पर बंद हुआ। उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 59 अंक यानी 0.5% कम होकर 11,671 दर्ज हुआ। छोटी और मझौली कंपनियों के शेयरों में अलग अलग रुख देखने को मिला है। एक और बीएसई मिड कैप इंडेक्स बिना किसी खास उतार चढ़ाव के अपने पूर्व स्तर के आसपास बना रहा। वहीं स्मॉल कैप इंडेक्स में 0.55% की गिरावट हुई। Equity benchmarks today fell around 0.5% in sync with Asian peers. BSE 30 share index Sensex lost 173 points or 0.43% to settle at 39,750. NSE Nifty 50 index also slipped 59 points or 0.5% to settle at 11,671. The broader market at BSE also declined. The BSE mid-cap closed almost flat and the BSE small-cap index depreciated 0.55%. In the Sensex pack, shares of 21 companies declined while 9 logged gains. Larsen & Toubro tumbled 5%. Titan plunged 3.3% and ONGC declined 2.9%. Axis Bank fell 2.2%. Asian Paints was the top gainer with a rise of 2.8%. Ultratech Cement climbed 1.9%, while HCL and Kotak Bank both added 1.2%. In sectoral indices, 14 out of 19 sectors depreciated. Capital goods lost 2.1%, consumer durables fell 1.8%, and sectoral shares of industrials slipped 1.3%. Fast-moving capital goods also fell 1%. In gainers, energy and basic materials gained marginally up to 0.6%. The overall breadth of the BSE trade was negative as 1,560 shares declined, 1,029 shares climbed, and 187 remained unchanged. Well, Rajiv, this is a kind of paradox to see that consumer durables fell 1.8% and even capital goods losing 2.1%. FMCG, at which we are always kind of very optimistic about, also fell 1%. How do you view this? Well, see, some of the numbers which are coming are essentially for the, they came better in probably in August and in September was because of the stocking of for the festive sales. So now we are already into festive sales, which a couple of weeks, maybe less than 2 weeks left, 3 weeks left for Diwali. So now it's a consumption period. So some of the numbers which we saw had come better in September, August because of the stocking up of in the system. But these numbers have a particular trend. They will stay weak for probably October and November, and then starting from December, then again number starts to improve. So this is a cycle which normally we see, and they improve till Feb, and then again a slight bit of decline in March, and then there's a cycle. So it's nothing new or something which can be very alarming because it's right now the consumption time. What is the number which probably would be worth watching would be the probably the in case of not comparable would be same store sales for retail companies or same month I would say for the companies, especially some of the e-commerce companies which you mentioned just earlier in the program. Yeah. So those are the numbers which probably are now numbers which one should look at in order to make the real sense of what's actually happening, because the whole shift from physical to e-commerce and all, the numbers to be tracked of the metrics has also changed. So I wouldn't give so much of weightage to a decline of these small percentages either in consumer good or in capital goods or even in FMCG. So Indian markets are actually very interesting to observe. There is always sometimes at this time a pent-up demand and then there's a plateau and this goes on. The graph goes up and down according to the period. And we a lot of superstition also goes with the Indian markets. Well, let's take a short commercial break, friends, and we'll be back soon.
बड़े भैया इस कहावत को जरा एक्सप्लेन तो करिए कि आंख झपक जाए और अवसर बीत जाए। अरे छोटे, मतलब ये कि अगर आप निवेश करने के बाद उसे भूल जाएंगे तो उसे बेहतर बनाने के मौके आके चले जाएंगे। ओ तो ये बात है। हाँ छोटे, निवेश के बाद उस पर निगरानी रखिए, आंखें मूंद कर सोते मत रहिए। बड़े हाँ छोटे। भारत के सबसे बड़े स्टॉक एक्सचेंज NSE द्वारा निवेशकों के हित में जारी। सोच कर, समझ कर, इन्वेस्ट कर। विराम के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है कार्यक्रम मार्केट मंत्र में। आइए नजर डालते हैं रुपए की स्थिति पर। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में $1 की तुलना में रुपया आज 23 पैसे कमजोर हुआ, 74 रुपए 11 पैसे के स्तर पर आ गया। कारोबारियों के अनुसार घरेलू शेयर बाजार में गिरावट और डॉलर की मजबूती से रुपए में कमजोरी देखने को मिली है। उधर दुनिया की 6 प्रमुख मुद्राओं की तुलना में डॉलर की स्थिति दर्शाने वाला डॉलर इंडेक्स अंतर दिवसीय कारोबार में 0.35% मजबूत होकर 93.73 पर पहुंच गया। राजीव, हम एक बार फिर से बाजार की ओर चलना चाहेंगे और आपसे समझना चाहेंगे कि कंपनियों के परिणाम अभी तक जो आए हैं वो किस क्षेत्र को दिखा रहे हैं। इस पूरे यदि कोविड काल को ध्यान में रखते हुए हम देखें तो कौन सा क्षेत्र ऐसा है जो आने वाले 6 महीने से साल भर की अवधि में ये दर्शा रहा हो कि हाँ, यहाँ पर स्थिरता है और यहाँ पर क्रमिक विकास के आसार, संभावनाएं अपेक्षाकृत अन्य क्षेत्रों की तुलना में बेहतर हैं। देखिए, वो क्षेत्र एसेंशली तो आईटी क्षेत्र ही है, बिकॉज उनका काम सबसे कम इम्पैक्ट हुआ है और जो स्ट्रक्चरल शिफ्ट है वो बेटर नहीं है। दूसरे कई जो क्षेत्र हैं जिनके अगर आप इसे देखेंगे कि जब लॉकडाउन शुरू हुआ था तो बहुत एक्सट्रीमली पेसिमिस्टिक अप्रोच हो गई थी, लेकिन कई क्षेत्रों में डिस्पाइट दी लॉकडाउन, क्योंकि प्रोडक्शन जारी रही, चाहे वो FMCG हो, चाहे वो कई फार्मा कंपनीज हो, उनके कई एरियाज में वो चलती रही थी प्रोडक्शन। तो अगर आप नंबर को एब्सोल्यूट बेसिस पे कंपेयर करेंगे तो शायद अभी मतलब कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है एक्सेप्ट IT जहां पे आप कह सकें कि आगे आने वाले टाइम में भी बेटर रहेगा और भी बेटर रहा है। बट रिलेटिव टू एक्सपेक्टेशन आई थिंक जो नंबर्स हैं वो कुछ ऑटो क्षेत्र के, स्पेशली जो कंपनीज जो इन रूरल एरियाज को कैटर करती है, जैसे कि वो बेटर रहेंगे। जो भी क्षेत्र रूरल सेक्टर की डिमांड को कवर करते हैं उनके बेटर रहेंगे और वो हर सेक्टर में थोड़ा सा थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन उसका है। चाहे अगर आप ऑटो में देखें तो शायद 2 व्हीलर हैं जो ज्यादा आते हैं, या जो अगर आप 4 व्हीलर भी जाएं तो जो स्मॉल कार्स हैं उनके नंबर जो है वो ग्रो कर सकते हैं। सो द ओनली सेक्टर्स जिनका प्रॉब्लम रहेगी दैट विल बी रिलेटेड टू टूरिज्म, होटल और हाई एंड ऑफ कंजम्पशन के जो एरियाज होते हैं उनमें प्रॉब्लम रहेगी। बाकी में अगर आप देखेंगे तो जो ग्रोथ थी अगर 15% की नहीं होगी तो शायद 10% की होगी। ग्रोथ तो हो जाएगी बिकॉज एज अ कंट्री इटसेल्फ हमारे नंबर ही इतने बड़े हैं कि कोई भी क्षेत्र कुछ ना कुछ तो ग्रोथ कर ही लेता है। यानी हम ये मान के चलें कि जो स्थितियां हैं उसमें जो निराशावादी कह लें कि स्वर उभरने लगा था मई जून के आसपास, उससे अब कह लें नवंबर के नजदीक आकर हम कह सकते हैं कि वो निराशा के वो जो बादल हैं वो घने काले नहीं हैं, अपेक्षाकृत थोड़ी सी सिल्वर लाइनिंग दिख रही है कुछ क्षेत्रों में, ऐसा मान सकते हैं? काफी क्षेत्रों में दिख रही है। इनफैक्ट सिल्वर लाइनिंग जो है अगस्त के महीने में ही दिखनी शुरू हो गई थी। देखिए, फोरकास्टिंग की एक प्रॉब्लम है, वो ये है कि जब हम किसी चीज को फोरकास्ट करते हैं, स्पेशली जो ये एक्सेल बेस्ड फोरकास्टिंग है, जो कि ज्यादातर चाहे वो ब्रोकरेज हाउस हो चाहे रेटिंग एजेंसीज हो ये करती हैं, ये एक्सेल बेस्ड के ऐसा हुआ था, ये बहुत इक्वल टू फॉर्मूले काइंड ऑफ ह्यूमन बिहेवियर को नहीं वो करती। अगर आप देखेंगे अगस्त में कुछ स्टोरीज ऐसी आई थी कि जैसे ही लॉकडाउन खुला तो गूगल मैप पे जहाँ पे आपको रेड दिखता है कि टाइम लगेगा या ट्रैफिक जैम होगा, इन अगस्त इटसेल्फ वो नंबर बढ़ने लग गया था। दैट वाज एन इंडिकेशन दैट जो डर है वो कम हो गया है कि बाहर नहीं निकलेंगे। अगर आज आप दिल्ली में जाएंगे तो आपको उतना ही टाइम लगता है जितना टाइम प्री कोविड फेज में लगता था, रादर किसी जगह ज्यादा लगता है।
सो इसी द बिगेस्ट फैक्टर जो इकोनॉमी के लिए वर्क होता है कि लोग घर से बाहर निकलेंगे नहीं निकलेंगे, कुछ निकलेंगे तो इकोनॉमी को जो सबसे बड़ा बूस्टर होता है लोगों को घर से बाहर निकलना ही नहीं। तो दैट इज द रीजन आई थिंक अगस्त में इंडिकेशन आ गए थे कि इतना बुरा नहीं होगा जितना लोगों ने जो सो कॉल्ड एनालिस्ट है उन्होंने प्रेडिक्ट कर दिया अपने एक्सेल शीट में डाल के माइनस माइनस ये करके। आई थिंक देयर एंड सेकेंडली आई थिंक अभी जब थोड़ा सा बेटर आ जाएंगे नंबर तो देन अगेन द सेम प्रॉब्लम विल हैपन, वी विल ओवर एक्स्ट्रापोलेट देम टू बीइंग एक्सट्रीमली पॉजिटिव। सो आई थिंक ये मॉडरेट रहेगा। पॉजिटिव सरप्राइजेस कई क्षेत्र से, जैसे कि मैंने कहा कि मुझे लगता है कि ऑटो या उन क्षेत्रों में जहां पे रूरल डिमांड की वजह से कंपनीज में प्रॉफिट आता है उनमें पॉजिटिव सरप्राइजेस अभी भी आएंगे। आइए अब चलें वैश्विक बाजारों की ओर। सबसे पहले नजर डालते हैं एशियाई शेयर बाजार पर, जहां कुल मिलाकर बिकवाली तेज रही है चीन को छोड़कर। सिंगापुर का स्ट्रेट्स टाइम्स इंडेक्स 1.3% घाटे में रहा। दक्षिण कोरिया का कोस्पी 0.8% नीचे आ गया। जापान का निक्केई 225 और हांगकांग का हैंग सेंग दोनों 0.5% नुकसान के साथ बंद हुए। हालांकि चीन का शंघाई कंपोजिट इंडेक्स 0.1% की मामूली बढ़त के साथ बंद हुआ। यूरोपीय बाजारों की ओर चलें तो समाचार तैयार किए जाने तक बिकवाली दिख रही थी। अंतर्दिवसीय कारोबार में लंदन का FTSE 100 0.4% नीचे चल रहा था। जर्मनी का डेक्स 0.5% गिरावट के साथ बना हुआ था। फ्रांस के कैक 40 में 1% के आसपास की गिरावट बनी हुई थी। Let's take a look at the U.S. markets. Well, the S&P 500 and the Dow hit their lowest levels since late September yesterday as coronavirus cases surged globally. Experts said concerns of a contested U.S. presidential election next week also added to worries. The Dow Jones Industrial Average plunged 3.4%. The S&P 500 tanked 3.5%, while the Nasdaq Composite Index shedded 3.7%. Rajiv, we have the U.S. elections looming large, and do you see that as an important factor in volatile U.S. markets? And what impact does it have on Indian markets? A brief comment on that, please. Well, historically, around the time of U.S. election, we see increased volatility, and this time I don't think it's going to be any different. The only silver lining is after the elections are over, probably 2-3 months down the line, the inflows in U.S. market to the mutual fund and savings increase to equities, and that is what pushes up the demand for equities globally. So even if after the current ongoing correction, which is partly seasonal in nature and partly because of this event which is going to coming up, I think next probably year would be a more suitable year for equities to rise up once again. Though earnings at that point of time would be still a concern because valuations are not cheap at this point of time across the globe. Right. Oil prices today fell more than 4% to their lowest since mid-June on concerns that resurgence of the coronavirus cases and further lockdowns will have an effect on oil demand. In intraday trade, Brent crude prices were trading around $37.50 per barrel, while WTI crude prices were around $35.80 per barrel. चले सर्राफा बाजार, जहां सोने और चांदी की चमक फीकी रही है। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में कमजोरी के रुख से सोने का मूल्य 207 रुपए घटकर 50,288 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गया। चांदी 1,420 रुपए कम होकर 58,718 रुपए प्रति किलो रह गई। और यहीं पर श्रोताओं की ओर से राजीव आपका बहुत बहुत धन्यवाद। And now look at the headlines. Prime Minister Narendra Modi says Indian economy is getting back on track faster than expected. Says recent reforms are signal to the world that New India believes in markets and market forces. Equity benchmarks drop around 0.5% amid negative global cues. Rupee depreciates 23 paise to settle beyond 74 rupees against the American currency. And Brent crude prices plunge below $38 per barrel. That's all we have for you in this edition of Market Mantra. Namaskar. Market Mantra.